हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में, जिसका जो क्विज ऑर्गेनाइज होने वाला है, इसके अलग अलग टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ में है एक स्टूडेंट सौम्या जायसवाल, जो क्वेश्चंस पूछेंगी और टॉपिक को हम लोगों को एक्सप्लेन भी करेगी, और मैं भी हूँ साथ में। और हम सब हैं हमारे चैनल संतोष जायसवाल ऑफिशियल पे। तो आज का हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस को इंडेक्स में बता देते हैं। हमको देखना है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंतर्गत रहेगा इसका पार्ट 1 है इन्वेस्टमेंट, ठीक है सौम्या? Yes. पार्ट 2 है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड ओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस मार्केट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो बचत को हम लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक गतिविधियां थी, उसको हम लोगों ने कैसे ओपन किया। नेक्स्ट में हमारा रहेगा सोर्स ऑफ फंड्स, मतलब हमारे पास जो पैसे आते हैं वो अलग अलग कौन कौन से सोर्सेस से आते हैं। इतने में हमारा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। पैन कार्ड पता है? No. छोटा सा कार्ड होता है पैन कार्ड, अल्फा न्यूमेरिक कार्ड होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आधार कार्ड सभी लोगों को कंपलसरी होता है। अभी स्कूल में एडमिशन में लगा था ना आधार कार्ड, वही आधार कार्ड लगेगा। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इन इंश्योरेंस। ये क्या होता है? ग्रीवेंस रिड्रेसल मतलब होता है कि अगर इंश्योरेंस में किसी उपभोक्ता को कोई परेशानी होती है तो वो कंप्लेन करता है। उस कंप्लेन को हम लोग जो ट्रेस करते हैं और उस कंप्लेन को ठीक करते हैं, उसी को ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में रहेगा क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। तो हम लोग जानते हैं ना, जो एटीएम से हम लोग पैसा निकालते हैं, डेबिट कार्ड मतलब है ना? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दो टाइप के होते हैं। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा होता है पहले से, उसको हम निकालते हैं डेबिट कार्ड से। और क्रेडिट कार्ड में होता है कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं होता, फिर भी हमको एक उधार मिलता है, क्रेडिट, है ना? उसको हम लोग क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। फिर इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे रिस्क एंड प्रोटेक्शन। जो पैसे के बारे में या फाइनेंस के बारे में हमारे क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या हमको उसकी सुरक्षा करनी होती है। सेकंड में पढ़ेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। हाँ, नेचुरल डिजास्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन वगैरह है ना? ये सब जो आ जाते हैं, एपिडेमिक है, पेंडेमिक, अभी कोरोना वायरस जो है, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नेक्स्ट में हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में है आरबीआई सेंट्रल बैंक। हाँ, जो सारे बैंकों का एक कंट्रोलर होता है जिसको हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं, जो हमारे इस क्विज को भी कराने वाले हैं। इनका सेकंड पार्ट है बजटिंग। बजट क्या होता है कि हमारे पास जो साल भर का जो खर्चा होता है गवर्नमेंट का, उसको कैसे कैसे खर्चा करेंगे, किसमें कितना पैसा खर्चा करेंगे, इसको हम लोग बताते हैं बजट से। हम लोग घर में भी बजट बनाते हैं ना, इसीलिए जब भी बच्चे बोलते हैं कि ये खरीदना है वो खरीदना है तो हम लोग मना करते हैं, क्योंकि हमारे बजट में किस चीज़ के लिए कितना पैसा है वो पहले से डिसाइडेड होता है। अगर उससे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे बैंक्स एंड लोन्स। बैंक हम लोग जानते हैं वो जगह होती है जहाँ पे हम पैसे रखते हैं और या जहाँ से हम पैसे लेके आते हैं उधार में। और लोन का मतलब होता है उधारी, है ना? तो उधार हम लोग बैंक से ही जनरली लेते हैं। सेकंड पार्ट होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई का मतलब है आज जो चीज़ें जिस रेट पे हमको मिल रही हैं, आने वाले साल में क्या होता है वो चीज़ें उस रेट में नहीं मिलती, उससे महंगी हो जाती। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेशन में या महंगाई में। फिर है हमारा एक लास्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी स्क्रैम्बल, मतलब इंश्योरेंस में कौन कौन से टर्म होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इंश्योरेंस ही अपने आप में कई प्रकार के होते हैं। जो मेन असली इंश्योरेंस होता है ना, वो टर्म इंश्योरेंस होता है, और बाकी फिर लाइफ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड में इसमें है इंट्रोडक्शन रिस्क एंड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों किया जाता है? ताकि हमारे लाइफ में या हमारी प्रॉपर्टी में कोई रिस्क है उसको हम लोग कम कर सकें, है ना? जैसे हम कोई आदमी
अपना इंश्योरेंस इसलिए कराता है कि अगर वो ना रहे तो उसकी फैमिली को कोई फाइनेंशियल तकलीफ ना हो, उसका जो घर है वो पैसे से चलता रहे। तो इतनी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक को हम लोग थोड़ा डिटेल से कवर करते हैं। चलो, तो पहला टॉपिक हमारा जो था ना वो था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी किसी जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, बचत करके उस पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट या निवेश करते हैं, उससे हम लोगों को क्या है, रिटर्न मिलता है। उस पैसे को हम लोगों को एक तरह का ब्याज मिलता है ना। तो ये किस किस टाइप के हो सकते हैं? पहला है एफडी। सबसे सरल तरीका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको जो जनता है उसके लिए सबसे आसान तरीका है। पहले ज़माने में क्या होता था कि ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता था। 1985 के लगभग में 13-14% का ब्याज मिलता था। तो सबसे अच्छा, क्योंकि सरकारी बैंकों में पैसा रखते थे, पूरा रिस्क फ्री होता था और 13-14% का ब्याज मिलता था। तो लोग आज भी उसी भ्रम में हैं और उसी हिसाब से समझते हैं कि एफडी में पैसा जमा करें यानी बैंक में जमा करेंगे तो सबसे अच्छा है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम एक पैसे को, जैसे 2000, 3000, 10,000 पैसे को इकट्ठे बैंक में जाके रखते हैं और एक निश्चित टाइम के लिए रखते हैं कि 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल, इसके लिए हम फिक्स कर देते हैं कि उससे पहले हम वो पैसे को नहीं निकालेंगे। तो उसमें हम लोगों को कुछ ब्याज मिलता है। आजकल ये ब्याज दर काफ़ी घट गया है। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है इक्विटी। इक्विटी यानी शेयर, है ना, शेयर बाजार के शेयर। शेयर क्या होता है? किसी कंपनी की एक छोटी सी हिस्सेदारी होती है। कोई भी जो कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, उस कंपनी का एक छोटा हिस्सा हम, उसका जो निश्चित पैसा है वो देके, शेयर का अमाउंट देके हम लोग उसकी हिस्सेदारी लेते हैं और उस कंपनी के फायदे और नुकसान में हम लोग पार्टनर बन जाते हैं। यहाँ पे इसको बताया भी गया है कि डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द बाइंग एंड होल्डिंग्स ऑफ shares on a stock market by individual investors in anticipation of dividends and capital gains with changes in the value of the stock। तो किसी कंपनी का इक्विटी लेने से क्या होता है कि कंपनी का अगर उसको प्रॉफिट होता है तो हमको कंपनी डिविडेंड देती है, और अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो कंपनी का जो किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो कंपनी के शेयर लेने से फ़ायदा ये होता है इन्वेस्टर को कि हम पूरी की पूरी कंपनी तो नहीं खरीद सकते, ना ही एक नया बिजनेस हम खरीद सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हम शेयर बाज़ार में जाते हैं और शेयर बाज़ार में उसके जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा करते हैं। हम डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं, और फिर क्या होता है कि उस अकाउंट के थ्रू हम किसी कंपनी का शेयर लेते हैं। जैसे सपोज़ भारत की नंबर 1 कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर हम चाहते हैं कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर ले लें तो हम लोग क्या करते हैं कि डीमेट अकाउंट के थ्रू शेयर मार्केट के टाइमिंग में हम जाते हैं और वहाँ पे सीधे रिलायंस का 1, 2 या जितने चाहें उतने शेयर हम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं म्यूचुअल फंड्स में। बच्चों, म्यूचुअल फंड्स जो होता है वो नाम से ही दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। जिन लोगों को शेयर बाज़ार की समझ नहीं होती वो लोग क्या करते हैं कि सीधे शेयर बाज़ार में जाने की बजाय अपना पैसा किसी इंटेलिजेंट या प्रोफेशनल जो जानकार होता है शेयर मार्केट का, उसके हाथ में सौंप देते हैं। और वो जो आदमी होता है जिसको हम लोग फंड मैनेजर कहते हैं, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि कब कौन सी कंपनी के शेयर लेना है और कब उस शेयर को बेच देना है और उससे प्रॉफिट कमाना है, और फिर उस प्रॉफिट को जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, उन लोगों के बीच में उसको बांटना होता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड होता है इसमें हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि शेयर खरीदने और बेचने की जो प्रोसेस होती है वो एक प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर है वो करता है। लेकिन इसके बदले में क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है वो कुछ अमाउंट चार्ज करता है, कुछ पैसे हमको देना पड़ता है उसकी फीस के रूप में। थर्ड में आते हैं हम लोग इंश्योरेंस के बारे में। तो इंश्योरेंस यानी बीमा। क्या होता है कि हमारे जो लाइफ पे या हमारी संपत्ति पे जो रिस्क होता है कि किसी व्यक्ति को कहीं कुछ हो ना जाए, इसके बारे में, इससे बचने के लिए उस आदमी को तो हम नहीं बचा सकते, पर उसके कारण उसके पूरे परिवार को कोई परेशानी ना हो। जैसे किसी परिवार में कोई कमाने वाला इकलौता आदमी है और अगर उसका किसी कंडीशन में डेथ हो जाता है तो उस परिवार के सामने भूखे मरने की नौबत आ सकती है। तो उस परिवार के सामने जो भूखे मरने की नौबत आ जाती है, उसको बचाने के लिए
क्या करते हैं कि हम उस कमाने वाले व्यक्ति का बीमा कर देते हैं या इंश्योरेंस कर देते हैं। इंश्योरेंस करने से क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ प्रीमियम बोलती है उसको, और कुछ पैसा हर महीने या हर साल के हिसाब से वो लेती है उस व्यक्ति से, उसके एज के हिसाब से, उसके अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से, जितने का बीमा करेगी उसके हिसाब से। और बाद में अगर उस व्यक्ति की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है या अपंगता हो जाती है या कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो उसके परिवार वाले को वो जो निश्चित अमाउंट होता है पैसा वो मिल जाता है। तो ये इंश्योरेंस बहुत अच्छा चीज़ है और ये हर किसी को इंश्योरेंस कराना चाहिए। और हमारे देश में, भारत में इंश्योरेंस जो है वो बहुत कम लोगों ने लिया हुआ है, और जिन लोगों ने लिया भी हुआ है तो वो बहुत कम अमाउंट का लिया हुआ है। जैसे किसी ने 2 लाख का, 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर उस आदमी की डेथ हो जाती है तो परिवार 5 या 7 लाख रुपए अगर पा भी जाता है, तो उससे आगे का जो लाइफ है वो चलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे यहाँ इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ना समझ के वो एक टैक्स बचाने का तरीका समझ कर लेते हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग गोल्ड। गोल्ड यानी सोना। सोना। तो सोना है, ये वाला सोना नहीं। वो वाला नहीं, ऑर्नामेंट वाला। गोल्ड इज अ ट्रेडिशनली फेवर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। एन इन्वेस्टर कैन बाई गोल्ड एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमारे देश में, भारत में, और हमारे देश में ही क्यों, पूरी दुनिया में जो सोना है वो एक अलग ही चीज़, एक अलग ही महत्व रखता है। क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जो सभी लोगों का फेवरेट रहा है। यहाँ तक कि जो बैंक होते हैं, जब वो नोट जारी करते थे या डॉलर जारी करते थे, तो उसके बैकिंग में भी क्या करते थे, सोना रखते थे। यानी अगर 100 रुपये का नोट जारी करते थे तो उसके बदले में रिजर्व बैंक को भी 100 रुपये का सोना रखना पड़ता था। और वो बताती थी कि अगर ये नोट अगर नहीं चलेगा तो उसके बदले में हम लोग 100 रुपये के बराबर में सोना देंगे। पहले डॉलर में भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब डॉलर का जो बैकिंग है वो गोल्ड से हट गया है, तो अब थोड़ी सी दिक्कत भी आ गई है इसके बारे में। लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सोना है, हमारे यहाँ जानते हैं कि सोना, शादियों में हर किसी को सोना लगता है, और घर में हम लोग सोना को एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रखते हैं। और आज तक कभी भी सोने ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है, हमेशा सोने का रेट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी इसमें अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमारे व्यू से ऐसा सोच सकते हैं कि सोना जो है वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसमें एक रिस्क होता है। सोने को संभाल के रखना पड़ता है, अगर चोरी हो गया तो सारा का सारा चला जाएगा, है ना। और सोने का जो है, कई लोग समझते हैं कि सोने का जो ज्वेलरी है वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम उसको दुकान में लेके बेचने जाते हैं उसका रेट डाउन हो जाता है ना। तो अगर सोना का इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, सोने का जो बिस्किट होता है वो एकदम जो सीधा सोना होता है वो लेना पड़ता है, ताकि उसका रेट डाउन ना हो। और गोल्ड का ज्वेलरी जो भी लेंगे, हम हॉलमार्क वाली ज्वेलरी लेंगे। नेक्स्ट आता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट के बारे में तो हम लोगों ने बात किया था। इज़ अ सेफ इन्वेस्टमेंट विद रिलायबल एंड नोन रिटर्न्स। इसमें जो रिटर्न होते हैं वो हमको पहले से पता होते हैं कि हमको कितना रिटर्न मिलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। तो इसके साथ में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सेफ होता है तो उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा नहीं होता। जहाँ पे रिस्क है वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। तो यहाँ रिस्क बिल्कुल नहीं है तो रिटर्न भी बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ही रिटर्न मिलता है। फिर आ जाता है बॉन्ड्स। Bonds are a fixed income bearing investment product in which an investor lends money to a company or government in return for interest. बॉन्ड क्या होता है, एक लिखा हुआ ऋण पत्र होता है जिसमें कंपनी या गवर्नमेंट इसके अपने उपभोक्ता को ये लिख के देती है कि इतने वर्षों के बाद में आपका जो बॉन्ड है वो इतने रुपए का हो जाएगा, मैच्योरिटी हो जाएगी। तो इसमें भी एक फिक्स रिटर्न होता है। फिर आता है रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट के नाम में ही लिखा हुआ है कि ये रियल होता है। जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, मकान है, दुकान है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ये जो होता है ना, इसको हम लोग रियल इस्टेट के नाम से जानते हैं। क्लास 9 के बच्चों के हिसाब से बिल्कुल हम इसको बताना चाहेंगे डिटेल से कि जो मकान, ज़मीन, दुकान, ये सब रियल इस्टेट के नाम से जाना जाता है। रियल इस्टेट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन विच कैन जनरेट an ongoing income source in the form of rent and also can rise in value over time.
जो रियल एस्टेट होता है, जैसे हम लोगों ने कहीं मकान खरीदा या दुकान खरीदा, तो उसको अगर हम किराए में देते हैं तो उससे हर महीना हमको इनकम मिलता है, और साथ में क्या होता है कि उसका वैल्यू भी बढ़ता जाता है, तो हमको इसमें डबल बेनिफिट मिलता है। ठीक है। इट इज़ जनरली द सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट द मोस्ट ऑफ अस मेक इन आवर लाइफ टाइम। और लगभग हम लोगों में से हर एक व्यक्ति जो होता है अपने लाइफ टाइम में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसी चीज़ में करता है, रियल एस्टेट में। जैसे किसी ने घर खरीदा तो उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा पैसा वो इसी चीज़ में लगाता है। बाकी अगर हम शेयर खरीदते हैं तो हम बहुत थोड़े अमाउंट का शेयर खरीदते हैं, 10-20-50 हज़ार का। लेकिन अगर हम मकान खरीदने जाते हैं तो 30-40 लाख रुपए का मकान ही हो जाता है। सोना भी खरीदते हैं तो हम कितने का खरीदेंगे? 1-1.5 लाख का ही सोना खरीदेंगे। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इसी का होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग अगले टॉपिक में या शॉर्ट्स में कवर करेंगे। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो पार्ट 2 है हमारा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड इंश्योरेंस। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल सेक्टर जो भारत की अर्थव्यवस्था थी उसका रिफॉर्म मतलब क्या होता है कि उसका सुधार, आर्थिक सुधार हमारे भारत में कैसे हुआ। और इंश्योरेंस यानी बीमा। बाई 2000 द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया हैड बिकम अ फुल सर्कल फ्रॉम बीइंग एन ओपन कॉम्पिटिटिव मार्केट टू नेशनलाइजेशन एंड बैक टू अ लिबरलाइज्ड मार्केट अगेन। जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं भारत में, पहले केवल गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनियां होती थी, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम होता था LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो कि 1956 में बना था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनियों को भी इसमें आने दिया ताकि लोगों को अच्छी सर्विस मिले और एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो। अब इसके साथ में क्या हुआ कि जब बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग एक साथ काम करते हैं, तो इनको देखने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, जितने भी बीमा से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उन सब के बारे में, उन कंपनियों के सर्विसेज के बारे में देख रेख करते हैं। ठीक है। मेजर फंक्शंस ऑफ IRDA इंक्लूड, जो IRDA है उसके जो मेन फंक्शन क्या हैं? प्रोटेक्टिंग पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। जो जीवन बीमा कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी जो ग्राहक होते हैं जैसे हम लोग, तो हमारे जो हितों की रक्षा करता है ये। यानी कोई कंपनी अगर किसी को गलत पॉलिसी बेच देता है या कुछ ऐसी चीज़ें करता है, मिस सेलिंग करता है, तो उससे अगेंस्ट में ये हमको सुरक्षा देता है। रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनियां जो नई आती हैं उनको, उनका रजिस्ट्रेशन करती है और उनको ऑपरेट कराती है। लाइसेंसिंग एस्टेब्लिशिंग नॉर्म्स फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने के लिए जो अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाएं आती हैं उनको फिर लाइसेंस देती है। स्पेसिफाइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये अपना जो बिजनेस करती हैं तो क्या बिजनेस कर रही हैं, कितना इनका रिटर्न आ रहा है, इनका कॉस्ट कितना पड़ रहा है, इन सब के बारे में रिपोर्टिंग के लिए एक फॉर्मेट जारी करता है ताकि हमको पता चल सके कि ये प्रॉफिट में है कि लॉस में है कि क्या कर रही हैं। इंश्योरिंग द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्वेंसी मार्जिन बाय इंश्योरेंस कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो सरवाइव कर सकें, अच्छे से चल सकें, इसको भी देखना इसका काम है IRDA का। इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवरेज टू रूरल एरियाज एज वेल एज वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इनको IRDA देखती है कि केवल शहरों में ही अपना काम ना करें, ये गाँव तक भी पहुँचें और उन लोगों तक भी पहुँचे जिनके पास किसी भी तरह की सर्विस नहीं पहुँच पा रही है, यानी समाज के वंचित और पिछड़े लोगों तक भी बीमा की सुविधा जो है वो पहुँच जाए। तो इसके बारे में हम लोगों को यहाँ से देखना था। पॉज कर दो। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, रिजर्व बैंक के स्क्वीज के बारे में जो थोड़ा सा टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किया है। फर्स्ट टॉपिक था जो इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का, और ये टॉपिक कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सब सारे बच्चे लोगों को समझ में आया होगा। और इसी का अगला टॉपिक हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे, पार्ट 2 में। चलो, तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो फिर से प्लीज लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना।
ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी से मिल जाए। हाँ, जल्दी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाओ बंद करो।